morning, everyone. How are you? I hope you are all fine and enjoy. Now, we are going to start a new chapter demand. Okay, चलिए सपोज तीन बंदे हैं मिस्टर ए मिस्टर बी एंड मिस्टर सी मिस्टर बी एंड मिस्टर सी और इनकी तीनों की एक डिजायर है तीनों की एक डिजायर है और वो डिजायर क्या है परचेज करना एक बेहतरीन मर्सिडीज कार ओके ये एक मर्सिडीज कार है जिनकी इनको डिजायर है परचेज करने की अब मिस्टर जेड जो थे ये एक बंदे और हैं जो सेलर हैं पहली बार मिस्टर ए आए मिस्टर जेड से पूछा कि भाई प्राइस क्या है इसकी तो मिस्टर जेड ने ये कौन है मिस्टर जेड इन्होंने रिप्लाई किया 60 लाख रुपीस मिस्टर ने कहा भाई आई हैव नो सफिशिएंट मनी टू बाय दिस कार मेरी सैलरी ही 10,000 है मेरी सैलरी 10,000 आई कांट अफोर्ड दिस कार तो क्या ये डिमांड हुई तो आंसर इज नो आंसर क्या हुई डिमांड नहीं हुई डिमांड इनकी नहीं हुई सेकंड मिस्टर बी आए और उन्होंने मिस्टर ए से पूछा मिस्टर जेड से पूछा बी ने कि भाई प्राइस क्या है तो उन्होंने बताया 60 लाख रुपीस तो इन्होंने कहा कि मेरे पास मनी तो है जिसे कहते हैं परचेजिंग पावर बाइंग कैपेसिटी ठीक है इनके पास बाइंग कैपेसिटी तो है इस कार को परचेज करने की इनको डिजायर भी थी कि काश एक कार होती और इनके साथ प्लस क्या है परचेजिंग पावर है पर इनके पास इन्होंने कहा कि भाई अभी नहीं बाद में लूंगा तो इनके पास क्या नहीं है विलिंगनेस टू बाय और परचेज वो इनकी नहीं थी तो क्या ये डिमांड होगी तो ये भी डिमांड नहीं होगी तो मिस्टर सी ने फिर पूछा मिस्टर जेड से या मिस्टर सी ने कहा कि भाई इस कार की प्राइस क्या है तो उन्होंने कहा भाई बताया तो था आपको 60 लाख रुपीस की कार की प्राइस है तो इन्होंने कहा कि मेरे पास परचेजिंग पावर है परचेजिंग पावर है और मैं चाहता भी हूं कि इसे खरीद लूं तो इनके पास विलिंगनेस टू बाय भी है और इन्होंने डिसाइड कर लिया टाइम एंड प्लेस कहाँ पर कब लेना है तो ये क्या डिमांड होगी तो डिमांड ये बन जाएगी तो demand is simply means a person who have a purchasing power, willingness to buy at a particular time and place is called demand. ये क्या बनी? डिमांड बनी तो आगे
तो आगे हम लोग समझते हैं कि मिस्टर बी, एक मैं छोटा सा एक चार्ट बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। तीन लोग थे। पहले कौन थे? मिस्टर ए थे। दूसरे नंबर पे कौन थे? मिस्टर बी थे। और तीसरे नंबर कौन है? मिस्टर सी थे। ठीक है, ये तीन पर्सन थे जिनकी वांट थी। डिजायर थी। तो मिस्टर ए की अगर बात करें तो इनकी डिजायर थी। और इनके पास क्या परचेजिंग पावर थी? परचेजिंग पावर इनके पास नहीं थी। तो जब परचेजिंग पावर नहीं थी तो विलिंगनेस टू बाय भी नहीं हो सकता। जब परचेजिंग पावर नहीं तो विलिंगनेस टू बाय कैसे होगा? तो क्या ये डिमांड हुआ? इज इक्वल टू डिमांड? तो आंसर इज नो। मिस्टर सी के पास डिजायर भी थी और विलिंगनेस टू परचेजिंग पावर भी थी, लेकिन विलिंगनेस नहीं थी। तो क्या ये डिजायर हुई? आंसर इज नो। तीसरी बात, क्या मिस्टर सी के पास डिजायर थी? आंसर इज यस। क्या उनके पास अवेलेबल सफिशिएंट मनी था? आंसर इज यस। क्या उनकी विलिंगनेस थी? आंसर इज यस। तो क्या डिमांड हुई? तो आंसर इज यस। तो डिमांड होने के लिए इन एसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है। तो ये चीज जो होती है डिमांड हमारी बनती है। सर अब एक सवाल उठता है कि सर ये डिजायर क्या होती है? ठीक है, डिजायर का मतलब होता है जस्ट अ विश। जब इसमें ऐड होता है अफेक्टिवनेस, तो वो बन जाता है हमारा क्या? वो हमारा बन जाता है want इज इक्वल टू want। तो want इनमें से इनको भी थी, इनको भी थी, इनको भी थी। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी चीज को पाने के लिए, जैसे अब बात आती है कि मिस्टर ए को कैसे सर ये वांट उनके लिए हो गई, हो सकता है कि मिस्टर बी विश के साथ साथ उसको पाने के लिए एफर्ट भी कर रहे हैं, एफर्ट भी डाल रहे होंगे। अगर मिस एक बंदा किसी चीज को पाने के लिए, मेहनत करने के लिए, उसको पाने के लिए मेहनत कर रहा है, विश करना काश ऐसा होता, उसके लिए वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, नथिंग डू एनीथिंग, ठीक है, तो वो चीज इस सिचुएशन में वो सिर्फ डिजायर ही रहती। लेकिन उसको पाने के लिए इन फ्यूचर डेट वो चाहता है कि मैं इस चीज को परचेज कर लूं, बट एट प्रेजेंटली ही हैव नो परचेजिंग पावर। तो इट इज कॉल्ड वांट। तो वांट इज व्हाट मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांट? वांट इज अफेक्टिव डिजायर। तो सिंपल मीनिंग ऑफ वांट की ये लिख ली। तो अब डिमांड की सिंपल मीनिंग सर क्या हुई? तो डिमांड मीन्स होता है एनी अफेक्टिव डिजायर, ठीक, having a purchasing power of individual along with the willingness to buy at a particular time and place is called demand। तो मैं इसको लिख देता हूं सिंपल लैंग्वेज में कि डिमांड क्या हुई मेरी? डिमांड का मतलब हुआ डिमांड का मतलब हुआ effective any
affective desire और want, affective desire को भी want कहेंगे, any affective desire or want of individual plus having purchasing power having a purchasing power along with willingness to buy at a particular time and place is called demand। तो डिमांड में हमारा क्या क्या आ गया, परचेजिंग पावर along with willingness to buy at a particular time and place। तो that is the features of demand। डिमांड में ये होना जरूरी है, that is the meaning of demand। अब now we come towards the meaning according to the Benham। The demand for anything का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, it may be tangible in nature or it may be intangible in nature। okay, intangible in nature at a given price। अब यहाँ पे प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिमांड होने के लिए। सर कैसे, अगर कोई चीज़ की विलिंगनेस भी है और आप चाहते हो कि वो चीज़ मुझे मिले, आपके पास परचेजिंग पावर है, बहुत रिच है, लेकिन उसका प्राइस ही डिटरमाइन नहीं किया गया, उस सब्जेक्ट मैटर का प्राइस ही, एनीथिंग का मतलब सब्जेक्ट मैटर भी होता है, तो उस सब्जेक्ट मैटर का प्राइस ही डिटरमाइन नहीं है, प्राइस ही डिसाइड नहीं है, उसका प्राइस ही नहीं है, तो वो वांट एंड डिमांड नहीं बन सकती है। सपोज एग्जांपल के तौर पे मुझे क्या चाहिए, मोनालिसा जिसको बनाया था लियोनार्डो डा विंची ने, तो अब वो पिक्चर्स मुझे चाहिए। अब वो पिक्चर कैसे मिलेगी मुझे, मैं उसके प्राइस पे करूंगा, लेकिन उसका प्राइस लेस है। वो मैं जितना भी अमीर हो जाऊं, विलिंगनेस जितनी भी है, परचेजिंग पावर जितनी भी है, इट्स बिकम इररिलेवेंट। ठीक, एट दैट सिचुएशन। तो प्राइस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर विच क्रिएट अ डिमांड और फॉर क्रिएटिंग अ डिमांड। ठीक है, दैट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ विच विल बी ब्रॉट पर यूनिट, जिससे हम लोग किसी को परचेज कर सकते हैं ऑफ टाइम दैट प्राइस, उस प्राइस पर उस वक्त पर परचेज किया जा सकता है। तो ये हमारी क्या थी, डिमांड की मीनिंग थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड्स। वन थिंग बिफोर वी कम टू डिटर्मिनेंट्स, according to the Ferguson, इसकी मीनिंग आप लर्न कर सकते हैं। डिमांड रिफर टू द क्वांटिटीज ऑफ ईच पॉसिबल प्राइस। देखिए अगेन प्राइस की इन्होंने भी प्राइस के बारे में कहा, क्या कहा, द क्वांटिटी ऑफ ईच पॉसिबल प्राइस, उसका पॉसिबल प्राइस हो ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स बीन इक्वल। अब अदर थिंग्स बीन इक्वल क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा। ये सेट्रस पैरेबस की बात कर रहा है। ये क्या होता है सेट्रस पैरेबस, सेट्रस पैरेबस
इसका मतलब अदर थिंग रिमेन द कांस्टेंट। अब अदर थिंग क्या होता है, ये बात कर रहा है किसके बारे में, फैक्टर्स के बारे में। इसको मैं नेक्स्ट अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है सिंपल की मीनिंग, और इसके बारे में ये क्या था, डिमांड को होने के लिए, किस डिमांड को क्रिएट करने के लिए, डिजायर एंड एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस का होना बहुत जरूरी है। ये चीज का होना बहुत जरूरी है, वो बनती है डिमांड। तो डिमांड क्या है, व्हाट इज द डिमांड, एनी इफेक्टिव डिजायर, ठीक, हैविंग एनी इफेक्टिव डिजायर ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस अलोंग विद द विलिंगनेस टू पे एट अ पर्टिकुलर टाइम और प्लेस इज कॉल्ड द डिमांड। अब नाउ कम टू द पॉइंट, द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। आपको पता का डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स का मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, मतलब वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे डिमांड पे इफेक्ट डाल सकती हैं। इट मे बी अ इंक्रीज, इट मे बी अ डिक्रीज, व्हाट द फैक्टर बिहाइंड इट। ओके, तो उसके पीछे का क्या फैक्टर है वो हम लोग डिस्कस करने जाते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है प्राइस को, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द प्राइस, इन्फ्लुएंस द डिमांड, दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या कह रहा है, द प्राइस एंड द कॉमोडिटीज आर द क्लोज रिलेशन, इनमें क्लोज रिलेशन होता है, ठीक है, और होता इनवर्स है। अभी क्या होता है इनवर्स, अभी मैं आपको बताता हूँ। द क्लोज रिलेशन चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल लेट टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, प्राइस की चेंजेस से क्वांटिटी डिमांड चेंजेस होता है। जैसे कैसे, प्राइस है एंड क्वांटिटी डिमांड है, सपोज, एंड ये दिस इज द प्राइस, प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड हमारा कम होता है, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड हमारा बढ़ता है। ये सिंपल बात कही जाती है, ऐसा सिंपल इफेक्ट होता है। ये कैसा रिलेशन होता है, इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब होता है अपोजिट रिलेशन, एक के बढ़ने से दूसरा घटे, दूसरे के घटने से पहला बढ़े, ये होता है अपोजिट रिलेशन होता है। और यही रिलेशन को हम लोग ने एक रूल मान लिया, ठीक है, रूल मान लिया। तो अब बात आती है, क्या सर प्राइस की हमेशा प्राइस के बढ़ने क्वांटिटी डिमांड कम होगी और प्राइस के कम होने क्वांटिटी बढ़ेगी? Answer is yes, if means assumption, if ceteris paribus is applied। ceteris paribus apply, ceteris paribus क्या होता है कि फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जैसे कि हम अदर फैक्टर्स की बात करें तो दूसरा फैक्टर जो हमारा होता है वो होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड फैक्टर्स हमारा होता है रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसको हम लोग बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड फैक्टर्स आता है द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एरिया, लोकेशन, वट एवर बी। और उसके बाद आता है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड उसके नेक्स्ट क्या है, दैट गवर्नमेंट पॉलिसी, इनकम टैक्स। दिस आर द अदर फैक्टर अदर देन द प्राइस फैक्टर। ये कौन से फैक्टर हैं, प्राइस के अलावा वो फैक्टर है जो डिमांड में चेंजेस करते हैं। एंड सेविंग हैबिट ऑफ द कंज्यूमर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बैंक, it also influence the demand of the consumer. But we're talking about the price, we are talking about the price। तो प्राइस के नॉर्मली जो इफेक्ट होता है वो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड हमारा कम होता है, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड बनता है। रूल, अगर इसको रूल मान लिया जाए और इस रूल को अगर हम चाहते हैं कहना लॉ, तो हमको अप्लाई करना पड़ेगा, एक अजम्पशन लेना पड़ेगा।
assumptions क्या होंगे? other things remain constant। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट क्या है? अभी मैंने आपको बताया अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट क्या है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, और प्राइस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिमांड एंड अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जो अदर फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा, ठीक है, वो मान लीजिए कांस्टेंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर ये एजम्पशन हम मान लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है लॉ, और इसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड की सिंपल मीनिंग क्या लिख ली? लॉ ऑफ डिमांड सिंपल मीनिंग लिख ली कि व्हेन द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, सो इट हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड but other thing remain constant। other thing remain constant को ही कहते हैं ceteris paribus। ceteris paribus मतलब other factors such as this habit of the taste and preference of the consumer, substitute effects, income of the consumer, this all factor remain the constant unchanged। अगर होंगे इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा और सिर्फ हम लोग प्राइस को लेकर के बात करेंगे तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाता है और ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो हम लोगों ने समझ में आ गया कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिमांड। ठीक है, अगर प्राइस किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो हम उसको परचेज नहीं करते। ठीक है, उस चीज़ को परचेज नहीं करते, ये नॉर्मली हमारे साथ होता है, आम दिनों में हम लोग ये देखते हैं। हम उसके बिहाफ पे किसी और चीज़ को परचेज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पर प्राइस के बढ़ने पे भी हम लोग उसकी डिमांड करते हैं, लेकिन अदर फैक्टर वहाँ पे अप्लाई करता है, जैसे सच एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको इस लेक्चर में इतना ध्यान रखना है कि तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम होती है, इट शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, बट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट ceteris paribus। अदर फैक्टर्स को ये माना जाएगा कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है और इसी को ceteris paribus कहते हैं। I hope you understand the basic concepts of law of demand and the meaning of demand। ठीक है, हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट फैक्टर के बारे में जानेंगे। थैंक यू क्लास।